नमो 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 नमः। अहम डॉक्टर राम कुमार झा, ज्योतिष प्राध्यापक, श्री जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय, बाथो बेनीपुर, दरभंगा। जयमुनि सूत्रम शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड विषय आयुर्दाध्याय। पूर्व कक्षा में भी आयुर्दाय में पढ़े थे, इसमें भी आज भी आयुर्दाध्याय में पढ़ेंगे। आदौ लग्ने लग्नाष्टमेशाभ्याम योग मेकम विचिन्तयेत्। जन्म होरा विलग्नाभ्याम द्वितीयं परिचिन्तयेत्। तृतीये शनिचंद्राभ्याम चिन्तयेत् द्विजोत्तमः। योगत्रयेन योगाभ्याम सिद्धम यत् ग्राह्यमेव तत् योगत्रय विसंवादे लग्न होरा विलग्नतः। लग्ने वा सप्तमे चंद्रे चिन्तयेत् मंद चंद्रतः। अर्थात आदौ लग्न अष्टमेशाभ्याम विचार्येत, द्वितीय शनिचंद्राभ्याम विचार्येत या लग्न चंद्राभ्याम विचार्येत, तृतीय लग्न होरा लग्नाभ्याम विचार्येत। विषमवाद की स्थिति में अगर तीनों प्रकार से भिन्न भिन्न आयु आता है तो लग्न होरा लग्न पर से विचार आयु जो है वही ग्राह्य होगा। अगर दो तीनों प्रकार से एक ही आयु आए तो वो ग्राह्य है। दो प्रकार से एक ही तरह का आयु आए वो ग्राह्य है। अगर तीनों प्रकार से भिन्न भिन्न आवे तो लग्न होरा लग्न पर से आयु आगत आयु ही ग्राह्य होता है। अब कहते हैं तो चरे चर स्थिर द्वंदा, स्थिरे द्वंद चर स्थिरा, द्वंद्वे स्थिर द्वंद चरा, दीर्घ मध्याल्पका क्रमात्। अर्थात उपरोक्त आयुर्दाय के दो दो योग कारक में यदि एक चर में हो तो दूसरे के चर में होने पर दीर्घायु, दूसरे के स्थिर में मध्यायु तथा दूसरे के दुस्वभाव में होने पर अल्पायु होता है। यदि एक स्थिर में हो तो दूसरे को दुस्वभाव में होने पर दीर्घायु, चर में होने पर मध्यायु और स्थिर में होने पर अल्पायु होता है। एवं एक दुस्वभाव में हो और दूसरे स्थिर में होने से दीर्घायु, दुस्वभाव में होने से मध्यायु और चर में होने से अल्पायु योग समझना चाहिए। उपरोक्त तीनों योग के अनुसार दीर्घ मध्य अल्प आयु के भी तीन भेद होते हैं। दीर्घायु तो दीर्घे योग त्रयन्नेवं नख चंद्र समाब्दका योगद्वयेन वश्वासाः योगक्येन रसांककाः। मध्यायु तो मध्य योग त्रयेनैवं खाष्ट तुल्याब्दका स्मृता द्वयगाः योग द्वयेनात्र योगैक नाब्धिष्णमिताः। अल्पायु तो अल्पे योग त्रयेनात्र द्वात्रिंशन्मित वत्सरा योगद्वयेन खट त्रिंशद् योगैकेन च खाब्दयः। अर्थात तीनों प्रकार से दीर्घायु में 120 वर्ष, दो प्रकार से दीर्घायु में 108 वर्ष और एक प्रकार से दीर्घायु में 96 वर्ष होते हैं, गणना की जाती है। तीनों प्रकार से मध्यायु में 80 वर्ष, दो प्रकार से मध्यायु में 72 वर्ष और एक प्रकार से मध्यायु में 64 वर्ष का मान करना चाहिए। अब तीनों प्रकार से अल्पायु में 32 वर्ष, दो प्रकार से अल्पायु में 36 वर्ष और एक प्रकार से अल्पायु में 40 वर्ष का गणना करना चाहिए। अब स्पष्ट आयु करने का दूसरा प्रकार है तो पूर्ण रास्यादिगे चांते हानिर मध्य अनुपाततः योग कारखेटांश योग तत्संख्यया हितः लब्धान सास्तु
यथा प्राप्त खंडघना स्त्री शतोद्धृता लब्ध वर्षादिभिर्हीनम प्राप्तायो प्रस्फुटम भवेत्। अर्थात उपरोक्त आयुर्दा के विचार में लग्नेश, अष्टमेश आदि योग कारक ग्रह यदि राश्यादि में हो तो 32 वर्ष 32 आदि उपरोक्त खंड पूर्ण होते हैं, तथा राशि के अंत में हो तो खंड तुल्य आयु का ह्रास हो जाता है। अतः राशि के मध्य में अंश द्वारा अनुपात से स्पष्टता होती है। जैसे योग कारक जितने हो उनके अंशों के योग में योग कारक की संख्या भाग देकर जो अंशादि लब्ध हो उसे यथा प्राप्त खंड से गुना कर गुणन फल में 30 के भाग देकर लब्ध वर्षादि को यथा प्राप्त आयुर्दा में घटाने से स्पष्ट आयु होती है। उदाहरण के लिए 7 और 8 सूत्र में पूर्व जो पेज में जन्म लग्न कुंडली और स्पष्ट ग्रह दिए हुए हैं उनके अनुसार प्रकार लग्नेश शुक्र अष्टमेश लग्नेश शुक्र और अष्टमेश शुक्र ही है, वह दुस्वभाव राशि में है, इसीलिए तृतीय सूत्रानुसार मध्याय योग हुआ। प्रकार 2 तो चंद्रमा चर में और शनि स्थिर में है, इसीलिए तृतीय सूत्रानुसार मध्याय योग हुआ। तीसरे प्रकार तो लग्न चर में और होरा लग्न दुस्वभाव में है, तो इसलिए चतुर्थ सूत्रानुसार अल्पायु योग हुआ। तो यहाँ एक प्रकार से अल्पायु और 2 प्रकार से मध्यायु योग होते हैं। होने के कारण मध्यायु योग की सिद्धि हुआ। तो अथ योग कारक लग्नेश शुक्र अष्टमेश शुक्र चंद्रमा और शनि, इनमें राशियों को छोड़कर जितने भी स्पष्ट हैं इनमें राशियों को छोड़कर अंशादि के योग करने पर जितना हुआ इसमें योग कारक संख्या 4 से भाग देकर लब्ध अंशादि जितना हुआ इसको 2 प्रकार मध्यायु योग होने के कारण द्वितीय खंड 36 से गुना करने पर गुणनफल जो हो उसमें 30 से भाग देने पर, अर्थात यहाँ पर अथवा प्राप्त खंड के गुने हुए अंशादि को 12 से गुना करने से दिनादि फल होता है। यथा खंड से गुणित अंशादि को 12 से गुना करने पर दिनादि हुआ, दिन में 30 से भाग देकर मासादि हुआ, मास में 12 से भाग देकर फल तुल्य वर्षादि फल तुल्य हुआ। अब इस प्रकार अभ्यासार्थ श्लोक भी है। तो प्राप्त खंड गुणांशा 12 गुना दिनादिकम तेन हीनम सदा कार्यम प्राप्तायु प्रष्ठुपम सदा, अर्थात 30 से भाग देकर मास और मास में 12 से भाग देकर लब्ध वर्षादि, इसको 2 योग संबंधी मध्यायु 72 में घटाने से यह जितना बचे वो स्पष्ट आयु का गणना होता है, वो स्पष्ट आयु हुआ। इसी प्रकार द्वितीय उदाहरण भी है, जो प्रथम लग्न को, होरा लग्न को और लग्नेश को, अष्टमेश को सभी और सूर्य को सभी को जोड़ करके और पूर्ववर्त जो है से जोड़ करने के अंशादि को, राशि को छोड़कर अंशादि को भाग दे करके
जोड़कर अंशादि को 4 से भाग दे करके लब्ध अंशादि को फिर 12 से गुना करके फिर 12 से गुना करने पर में 30 से भाग दे कर वर्षादि मास आदि निर्माण होता है। उससे फिर उसको जो मन स्पष्ट आयु आया हो, जैसे मध्यायु 2 जगह आया है तो 2 जगह का 72 वर्ष हुआ, तो 72 वर्ष में घटाने से स्पष्ट आयु होती है। तो इस उदाहरण में लगने से चंद्र स्थिर में है और अष्टमेश से शनि दुस्वभाव में है, अतः द्वितीय अनुस्वार दीर्घायु योग हुआ। तथा चंद्रमा और शनि स्थिर दुस्वभाव में है, अतः द्वितीय सूत्रानुसार दीर्घायु योग हुआ। तथा लग्न चर में है और होरा लग्न चर में है, अतः द्वितीय सूत्रानुसार दीर्घायु योग हुआ। यहाँ तीनों प्रकार से दीर्घायु योग निर्विवाद सिद्ध हुआ। अतः योग कारक ग्रहादि के राशि को छोड़कर अंश के योग करने से, इसमें योग कारक संख्या ग्रह हुआ 6, तो 6 से भाग देकर लब्ध अंशादि को तीनों प्रकार से दीर्घायु योग होने के कारण तृतीय खंड यानी 40 से गुना कर 30 से भाग देकर लब्ध वर्ष आदि को 3 योग संबंधी दीर्घायु 120 में घटाने से अस्पष्ट दीर्घायु वर्षादि योग आता है। इसी प्रकार तृतीय उदाहरण है, चतुर्थ उदाहरण है। तो सारे उदाहरण में जितने प्रकार से आयु की गणना होती है उस सभी से योग स्पष्ट सिद्ध होता है, स्पष्ट आयु का ज्ञात हो जाता है। अब तृतीय उदाहरण में बताए तो लग्न, होरा लग्न, लग्नेश, अष्टमेश, चंद्रमा और शनि, इस सभी का योग करके उसको योग कारक संख्या हो गया 1 2 3 4 5 6, तो 6 से गुना करके और गुणनफल में 2 से भाग दे करके अंशादि को दीर्घायु सिद्ध होने से दीर्घायु में घटाने पर जो स्पष्ट बचे वो स्पष्ट आयु होता है। अब चतुर्थ उदाहरण में भी लग्नेश, अष्टमेश, चंद्र, शनि, लग्न और होरा लग्न, इस सभी को जोड़ करके, क्योंकि इस उदाहरण में लग्नेश शुक्र, अष्टमेश भी शुक्र है, वो दोनों स्थिर में हैं, इसीलिए हीनायु योग हुआ। अच्छा, चंद्रमा और शनि दोनों चर में हैं तो दीर्घायु योग हुआ। लग्न चर में और होरा लग्न स्थिर में है तो मध्यायु योग हुआ। तो यहाँ तीनों प्रकार से विषमवाद भिन्न भिन्न आयु आया है। अतः तो अष्टम सत्र से लग्न और होरा लग्न से सिद्ध मध्यायु की प्राप्ति होती है, परंच लग्न से सप्तम में चंद्रमा है, इसीलिए नवम सूत्र के अनुसार चंद्र और शनि से सिद्ध दीर्घायु योग ही प्राप्त हुआ, क्योंकि अष्टम सूत्र सामान्य है, नवम उसका विशेष है। सामान्य शास्त्र तो न्यूनम विशेषो बलवान भवेत, इत गणित पूर्वोक्त रीति से स्पष्ट है। जैसे चतुर्थ उदाहरण में शनि के योग हेतु होने से भी कक्षा ह्रास होकर मध्याय योग होना चाहिए, परंच अग्रिम के अनुसार अपनी राशि में शनि होने के कारण कक्षा ह्रास नहीं होकर दीर्घायु योग सिद्ध रहा। अतः शनि और चंद्रमा के अंश योग, इसमें योग कारक संख्या 2 से भाग देकर इस पर से पूर्वोक्त युक्ति से वर्षादि आयु सिद्ध होती है। तो केशवादि कारिकाकारों में ने मंद शब्द से दोनों सूत्र में लग्न का ही ग्रहण किया है। जथा केशवाचार्य लिखते हैं
लग्नेन्दुभ्यामेव मायुषम विज्ञैर्विज्ञेयानि प्रोक्तरीत्या पुनश्च तद्वद होरा लग्न जन्मांग काभ्यामायुष शूर दीर्घ मध्याल्पकानि त्रिभिः प्रकारैरपि चैक रूप मायुः समायाति तदा न बाधः द्वाभ्याम विधाभ्यामपि जतः समानम तदेव मान्यम न तु चैककेन त्रयाणामपि पक्षाणां वैरूप्ये सति विद्वलः विद्वरः होरांग जन्म लग्नाभ्याम प्राप्त मायु समाश्रयेत शशांके लग्नगे वापि पत्नी स्थान गते विवा तदायुष चंद्र लग्नाभ्याम प्राप्तम स्वीकार्यमेव तत् परंच पराशर की कारिका में मंद के स्थान में शनि लिखा गया है, इसलिए हमने यहाँ पर भी मंद शब्द का अर्थ शनि से ही मानकर उदाहरण दिखलाया गया है और साधन किया गया है। शनि ग्रहण करने से आयुर्जा बनाने से ठीक मिली है, ठीक होता है। यहाँ पर लग्न मंद से शनि का ही उच्चारण करना चाहिए। अर्थ दोनों हो सकते हैं, प्रमाण भी दोनों पक्ष में मिलते हैं, परंतु जिससे फल मिले वही उचित समझना चाहिए, विवाद से मतलब नहीं है।